मुजफ्फरपुर से औराई विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी राम सूरत राय ने कहा है कि औराई के लिए उनका जीवन संकल्पित है। वहीं हमारे बिहार संपादक संतोष राज पांडे ने राम सूरत राय से खास बातचीत की। मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा क्षेत्र की अगर विकास की बात की जाए, उसके विकास की गाथा की बात की जाए तो राम सूरत राय का नाम पहले आता है। औराई के लिए राम सूरत राय ने काफ़ी काम किया, काफ़ी विकास भी की उस क्षेत्र में किए हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी औराई विधानसभा क्षेत्र से बनाया है। हमारे साथ राम सूरत जी हैं। राम सूरत जी, सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में औराई के लिए हालांकि आपने बहुत ही काम किया है, लेकिन इस चुनाव में आपकी प्राथमिकताएं क्या है? विगत मैं 11 वर्षों से वहाँ काम कर रहा हूँ। निश्चित रूप से जनता का मैं सबसे पहले विश्वास हासिल किया हूँ और साथ साथ विकास भी किया हूँ। निश्चित रूप से जो बचे हुए काम हैं उनको करना मेरा प्राथमिकता है और सबसे बड़ा प्राथमिकता हमारा है चचरी मुक्त औराई हो, बभनगामा का पुल बने, जजुआर का हॉस्पिटल बने, बाकी अनेक जगहों पर जो पुल पुलिया बचे हुए हैं उनको जुड़ जाने से लोगों का आवागमन सुगम हो जाएगा। और मेरा पहला मिशन है कि औराई प्रखंड और कटरा प्रखंड यानी दोनों विधानसभा के जो प्रखंड मुख्यालय वहाँ से जिला मुख्यालय आने के लिए मैक्सिमम 30 मिनट समय लगे, 45 मिनट समय लगे, ऐसा व्यवस्था मैं करने जा रहा हूँ जो 2-3 साल के अंदर ये व्यवस्था शुरू हो जाएगा और पंचायत से प्रखंड आने के लिए 10 से 15 मिनट का समय लगे। ये हमारा अगला मिशन है। निश्चित रूप से हर रोड को बनवाने का काम करूँगा, हर गलियों को बनवाने का काम करूँगा और आगे जो कनेक्टिविटी हमारा जो कमज़ोर है जैसे बभनगामा अतरार का, ये बहुत हमारा अभी औराई हम लोग जाते हैं 65 किलोमीटर की दूरी तय करके, जो मात्र हम लोग जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी होगी और हमारे गराह से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी होगी। तो हमारा समय, ईंधन भी बचेगा और ये सीधे रोड जनकपुर को जोड़ती है। जो हमारा जनकपुर आस्था का धाम है, जगह है, उसको भी जुड़वाने का मैं काम करूंगा। बाढ़ग्रस्त इलाका औराई है आपका, माना जाता है हर साल बाढ़ से बड़ी तबाही आपके इलाके में होती है। इतने दिन वहाँ भी आप विधायक रहे पिछले टर्म में, उसके बाद राजद का कब्जा हुआ, लेकिन इन लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाई। तो जो बाढ़ से ग्रस्त इलाके हैं उनके लिए कोई प्लानिंग है आपके पास? निश्चित रूप से औराई ही बाढ़ग्रस्त इलाका नहीं है, नॉर्थ बिहार पूरा बाढ़ग्रस्त इलाका है और बड़े पैमाने पर समस्या है। लेकिन जब मैं विधायक बना था तो जो बचे हुए योजना बांध का काम था, मैंने अतरार से लेकर के गंगिया तक का काम करवाने का काम किया। 12 किलोमीटर हमारे समय में, यानी 12 तो 24 किलोमीटर दोनों साइड का तटबंध बना। लेकिन माननीय जो वर्तमान विधायक अभी हैं, उन्होंने उसके आगे काम कराने का इच्छा शक्ति जाहिर नहीं किया और अभी जो पानी मनुस्मारा नदी का जो आ जाता है उसमें भी माननीय विधायक जी का उदासीनता रहा, जिस कारण से लखनदेई नदी का जो तटबंध जो जर्जर हो चुका है, टूट जाने के कारण जो सूखे हुए भाग हमारे हैं उसमें भी पानी चला जाता है। तो मैं निश्चित रूप से उन तटबंधों को भी रिपेयरिंग और मजबूती से बनवाने का काम करूंगा जिससे कि पानी न जाए और जिससे कुछ लोगों को राहत मिला है और आगे मिलेगा भी। और निश्चित रूप से ये बड़े पैमाने पर योजना बना करके नॉर्थ बिहार को बचाने की आवश्यकता है। कोरोना काल में एक नाराजगी लोगों के बीच में है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों तक नहीं पहुंचे, लोगों तक राहत सामग्री सही ढंग से नहीं पहुंचाई। उस गठबंधन में आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप क्या कोरोना में लोगों की मदद किए? इस पे क्या प्रतिक्रिया? निश्चित रूप से हमारी भारत सरकार और बिहार की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, एक एक योजना बना करके, एक एक व्यवस्था करके, बाढ़ हो या कोरोना हो, बड़ी बारीकी से इसको हेल्प करने का काम किया है। और निश्चित रूप से प्रवासी मजदूरों के लिए हो, चाहे हमारे किसी भी समुदाय के लोग हों, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सभी के खाते में पैसा गया है, सभी को मुफ्त अनाज मिल रहा है। ये कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन आपने जो शब्द कहा कि मुख्यमंत्री से लोग नाराज हैं, नाराज ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे विरोधी हैं और विरोधी का काम है विरोध में बोलना। वो अपना काम करे, मैं अपना काम कर रहा हूँ। हमारी सरकार, हमारा प्रशासन एक एक समय एक एक व्यवस्था के लिए निश्चित रूप से वो तैयार था और है और आगे भी रहेगा। हमारी ये व्यवस्था बनी हुई। आप अभी चर्चा विरोधी और विपक्ष की कर रहे थे, इसका आरोप है कि आप उस इलाके में जात पात की राजनीति खूब करते हैं। ये तो कहने वाले को अपना समझ होगा। बीजेपी, हमारी बात तो छोड़ दीजिए, बीजेपी जात पात की राजनीति करती
तो हमारे दल में सभी समाज के लोग नहीं होते। इससे आपको स्पष्ट जाहिर हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जात को लेकर नहीं चल रही, जमात को लेकर चल रही है। और इस जमात में पूरे समाज के लोग हैं, यानी इवन हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं। अभी हमने नामांकन किया, मेरे नामांकन में 1500 से ऊपर मुस्लिम समुदाय के लोग आए हुए थे। इसलिए हमारे द्वारा तो छोड़ दीजिए, हमारे दल के द्वारा भी कोई जात पात नहीं किया जाता है। महागठबंधन औराई में मार्क्सवाद कायम करना चाहता है, इसमें सच्चाई है क्या? देखिए, आपने जो सवाल उठाया है, हर लोकतंत्र में हर पार्टी का अपना अधिकार है, लेकिन कोई व्यक्ति देशद्रोही को अगर टिकट देता है तो औराई की धरती स्वीकार नहीं करेगी। कहने का क्या मतलब है? जिसको टिकट मिला वो देशद्रोही है? बिल्कुल, उनके परिवार के सदस्य बोलते हैं कि वो देशद्रोही है। एनआईए ने उठाया है, कई एक केस में इन्वॉल्व है, ये आप पता कर सकते हैं, इसमें कोई नो डाउट। जो में अभी विधायक हैं उनको महागठबंधन ने टिकट से वंचित कर दिया, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में कूद पड़े हैं, तो इससे लड़ाई में कितना अंतर पड़ेगा या आप पर कोई अंतर पड़ेगा? हमारा विचारधारा अलग है, उनका विचारधारा अलग है। हम समाज के लिए काम करते हैं, वो लोग परिवार के लिए काम करते हैं। वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करते हैं। तो उस व्यक्तिगत लाभ के कारण वो अपना खड़ा हुए हैं। क्या उनको लाभ है, नुकसान है, वो समझे। मैं विरोधी का चिंता नहीं करता, मैं अपने काम का चिंता करता हूँ। आपके विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगार एक बड़ी समस्या है, कई लोग पलायन करते हैं, रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। तो इस बार अगर जनता आपको ताज पहनाती है तो इन बेरोजगारों के लिए आपके पास कोई प्लान है औराई में? औराई में बिल्कुल प्लान है, जो कि मूल सुविधा पहले उपलब्ध कराना होगा। मूल सुविधा में हमारे यहाँ बिजली नहीं था, जो बिजली का व्यवस्था हो गया है। अब किसानों के लिए भी अलग से बिजली लगने जा रहा है। अब रोड का कम्युनिकेशन जो गैप हमारा है, वो भी हमारा NH 57 से कनेक्ट होकर के 587 NH का काम हो रहा है। इधर गरहा से हथौड़ी रोड होते हुए बनेगा, अभी बेनीबाद से सैदपुर की रोड बन रही है। तो जब हमारा कनेक्टिविटी जब अच्छा हो जाएगा तो हमारे जो शहर के लोग हैं अपने उस क्षेत्र में भी जाकर के इंडस्ट्री लगाएंगे, काम करेंगे और लोगों को रोजगार मिलने का उम्मीद साल 2 साल के बाद उम्मीद हो सकता है कि हमारा जब कनेक्टिविटी जुड़ जाएगा, बिजली और सड़क जब हो जाएगा, बाढ़ग्रस्त इलाके से जब हम उबर जाएंगे तो वहाँ इंडस्ट्री लगेगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य एक बड़ा आपके यहाँ जो है अहम मुद्दा है। हालांकि आप जिस सरकार में आप थे वो सरकार तो दावा करती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को गांव-गांव तक पहुंचा दिया, लेकिन सच्चाई है कि औराई आज भी इससे कोसों दूर है। तो आपके पास कोई प्लानिंग है क्या कि अगर आप जीतते हैं, वहां से विधायक बनते हैं, तो उस इलाके के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य के दिशा में कोई बेहतर कदम उठाएं? निश्चित रूप से आपने अच्छा सवाल किया, और जो महागठबंधन के लोग हैं उनसे तो मैं बेहतर ही व्यवस्था किया हूँ। अभी और बेहतर करने की आवश्यकता है, जिसमें उदाहरण के तौर पर जब मैं विधायक था तो औराई में मैंने हॉस्पिटल बनवाया था, 100 बेड का हॉस्पिटल बना था, जो आप जाके देख सकते हैं। माननीय विधायक जी के सरकार या विपक्ष में रहते हुए भी एक भी हॉस्पिटल के तरफ उनका ध्यान नहीं गया। और एक हॉस्पिटल मेरे ध्यान में है, जो जजुआर का जो हॉस्पिटल है, उसको एक बड़ा बेड 100 बेड का हॉस्पिटल हो और अनुमंडलीय स्तरीय का अस्पताल हो, वहाँ पर व्यवस्था होगी, निश्चित रूप से बनाया जाएगा। और शिक्षा के बारे में जो आपने कहा है, तो हमारे विधानसभा के अंतर्गत मेरे समय में लगभग 1 दर्जन से ऊपर हाई स्कूल का निर्माण कराया गया, बिल्डिंग का निर्माण कराया गया, अपग्रेड कराया गया, और हर पंचायत में एक हाई स्कूल का भी हमारी सरकार ने व्यवस्था की है, जिससे कि हमारे बेटे बेटियों को बाहर नहीं जाना पड़े, पंचायत से ब्लॉक स्तर पर नहीं जाना पड़े। और एक मेरा सोच है कि प्राइवेट हो या सरकारी हो, एक डिग्री कॉलेज वहाँ हो जाए। मेरे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, वो होने के कारण हमारी जो बेटियाँ, हमारी जो बच्चियाँ, हमारे जो बेटे जो अपने जिला से छोड़ के दूसरे जिला में जाते हैं, सीतामढ़ी दरभंगा जाते हैं, मुजफ्फरपुर आते हैं, तो ऐसे लोगों को औराई में भी शिक्षा मिले, ये भी मैं चिंता कर रहा हूँ। रामसूरत जी, एक अंतिम मेरा सवाल है और बहुत अहम ही सवाल है। आपके इलाके में गरीबी बहुत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो इन गरीबों के पेट के लिए अगर आप विधायक बन जाते हैं तो क्या व्यवस्था करेंगे कि इनकी गरीबी दूर हो, इनको भी जो है सुख हासिल हो सके? निश्चित रूप से कोई भी विधायक गरीब को अमीर नहीं कर सकता है, उसके लिए अपना कर्म करना पड़ेगा। लेकिन मूलभूत जो सुविधाएं हैं, विधायक के द्वारा जो हमको योजना मिलता है, उसका लाभ तो मैं उनको दिया हूं और दूंगा भी। लेकिन आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, मोदी है तो मुमकिन है, वैसे सारे चीज़ों पर एक एक बारीकी से, चाहे शौचालय का मामला हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे वो बाढ़ राहत का मामला हो, चाहे वो आपके
अभी जो 6-8 महीना से भी फ्री अनाज मिल रहा है, पैसे का अनाज मिल रहा है, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, लोगों को आवास योजना के लाभ के साथ साथ यानी सारी योजनाओं का लाभ जो मिल रहा है, इससे क्या स्पष्ट होता है कि माननीय सरकार, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो गरीब के लिए ही कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से लोगों में जागरूकता अवेयरनेस आया है और लोग शिक्षा की ओर गए हैं। जो व्यक्ति शिक्षित होते जाएंगे वो रोजगार सबों को नहीं मिल सकता है, रोजगार मीन्स नौकरी सबों को नहीं मिल सकता है और रोजगार सब लोग कर सकते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया के तहत फंडिंग का व्यवस्था किया जा रहा है, रेडी वाले ठेला वाले के लिए पैसा का व्यवस्था किया जा रहा है। तो यानी बहुत सारे आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारी सरकार लगी हुई है और हम लोग भी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा के अपने गरीबों को उत्थान कराएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहूँगा कि ये कोरोना काल में चुनाव पहली बार पहला राज्य में हो रहा है, उसको बचाव करते हुए आप सभी पूरे बिहार वासियों से, अपने जिला के वासियों से और अपने क्षेत्र के आम जनता, गरीब मतदाता भाइयों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि एनडीए गठबंधन से जो भी हमारे प्रत्याशी आए हैं उनको आप अपना मत दे करके सरकार बनाएं और फिर आगे लाभ लेने का मिलेगा उनको निश्चित रूप से। और अपने विधानसभा और राय के मतदाताओं से कहना चाहूँगा कि मैं बीजेपी प्रत्याशी, एनडीए प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ। पुनः एक बार मुझे मौका दें, बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मनिर्भर भारत की चर्चा रामसूरत जी ने की, तो आत्मनिर्भर भारत की तरह आत्मनिर्भर औराई बनाने की इनका ऐलान है और इनकी कोशिश भी है। देखना यह दिलचस्प होगा कि चुनाव परिणाम क्या आता है और जनता इन पर कितनी विश्वास करती है। रामसूरत जी, आपने एबी न्यूज़ से बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।